लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों अपना रिस्ट्रिक्ट रोटेशन के केसेस में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनको स्टडी करा था। और हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया है कि डबल बॉन्ड के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, जिस वजह से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। लेकिन सिर्फ एक डबल बॉन्ड के अबाउट रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि एल्कीन्स में होता है, और भी केसेस थे। टोटल मैंने 8 केसेस लिखवाए थे, ठीक है, जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड के अबाउट होता है। तो हमने सिर्फ एक ही केस पढ़ा था। अब हम जो है बाकी केसेस को कवर कर रहे हैं जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है डबल बॉन्ड का क्रॉस हो, ठीक है। तो और भी केसेस पढ़ते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं। तो आज हम जो साइक्लो अल्केन्स में देखने वाले हैं कि किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है। टोटल मैंने 8 केसेस लिखवाए थे, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर में देखना, जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने डबल बॉन्ड के अबाउट तो देख लिया था, है ना, उसमें EZ, सिन और सिस ट्रांस नेमिंग भी सीख ली थी। तो अब पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स में कैसे पता लगाएंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है नहीं होता। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स में भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। सब्स्टिट्यूटेड वर्ड का मतलब क्या है? साइक्लो अल्केन में हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप लगा दो तो वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ज़रा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं तुमसे बोलूँ कि ये जो कंपाउंड है ना, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये सब एक साइक्लो अल्केन है ना। देखो, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन है। साइक्लो अल्केन का मतलब क्या? अल्केन होना चाहिए साइक्लिक, तो ये अल्केन है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। और एक हाइड्रोजन को इस कार्बन के CH3 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए क्या हो गया? एक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन, है ना। ऐसे ही मैं तुमसे ये पूछूं ये क्या है, तो इसी तरह से ये भी एक क्या है? सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को, साइक्लोप्रोपेन है, उसमें एक हाइड्रोजन को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया? क्लोरीन से। तो ये सब क्या है? साइक्लो अल्केन से सब्स्टिट्यूटेड, है ना। लेकिन होता क्या है बच्चों, कभी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स जो होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटा के अगर सब्स्टिट्यूट करा गया है, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दिया, तो कभी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो ना तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ना तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है? वजह देखो क्या है। इसको देखो, मैं ऐसे बना लेता हूँ, इसको ऐसे बना लेता हूँ, है ना, हॉरिजॉन्टल, मतलब इसको लेटा दिया, ठीक है। तो मान लो ये कार्बन है, ठीक है। तो होगा क्या? देखो, इस तरह से लगा होता है ये CH3, ठीक है। मान लो ये कार्बन ये वाला है, तो इस कार्बन पे एक CH3 लग रहा है, तो या तो CH3 मैं ऊपर लगा सकता हूँ, ये नीचे, तो एक ही जगह है। मान लो मैंने ऊपर लगा दिया, है ना। इधर हाइड्रोजन होगा इस कार्बन पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन का होगा ना, ये कार्बन है और ये कार्बन से कनेक्टेड है। ऐसे ही इधर वाला जो कार्बन है इस पे दोनों ही हाइड्रोजन होंगे, तो ऊपर हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोजन लगा दिया, है ना। मतलब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं तुमसे पूछूं ये CH3 एक फॉर्म, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है सर आप CH3 नीचे लगा देते, तो चलो नीचे लगा के बता देता हूँ। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? ये चेक करना है, ठीक है। इस बार हाइड्रोजन ऊपर लगा दिया और CH3 नीचे लगा दिया, ठीक है। और HH ये तो ऐसे ही रहेगा, इस कार्बन पे ओरिएंटेशन बदली है। तो क्या ये कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर से बच्चों? नहीं। वजह क्या है? अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे करके पलट दूं, अगर मैं इस कंपाउंड को देखो ऐसे करके पलट दूं, है ना, अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे करके पलट दूं बच्चों, तो होगा क्या? ये CH3 वापस ऊपर ही तो आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? ये वाला कंपाउंड बन जाएगा अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे पलट दूं। तो यानी ये दोनों कंपाउंड्स अलग नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड्स एक दूसरे से क्या है? आइडेंटिकल है। ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल्स, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे पलट के रख दूँ तो ये CH3 ऊपर दिखने लगेगा, ये CH3 ये वाला ऊपर दिखने लगेगा, तो यही कंपाउंड बन जाएगा। तो यही वजह है कभी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स जो होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इस बात को मैं लिख देता हूँ। मोनो सब्स्टिट्यूटेड
मोनो सब्स्टिट्यूट यानी सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हो, किसी एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगाया हो। तो जैसे इसमें एक हाइड्रोजन पे बस CH3 लगा दिया था, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। वजह मैंने बता दी क्या है, क्योंकि अगर तुम लोकेशन चेंज करते भी हो, एक ही ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 ऊपर लग सकता है या नीचे लग सकता है, यही तो कर सकते हो। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइडेंटिकल आ रहे हैं, अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, मतलब इसको मैं ऐसे कर दूँ, पलट दूँ, तो यही मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये CH3 वापस ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिकली रह जाते हैं, इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, है ना। तो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि साइक्लोअल्केन्स के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन्स, ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, बस दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पहले लिखवा देता हूँ। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन्स एटलीस्ट, कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हों। कैसे हों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हों, और उन पे कम से कम 2 ग्रुप लगे होने चाहिए सब्स्टिट्यूटेड। मतलब क्या मतलब है, इन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन्स एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स, एटलीस्ट, अभी मैं जब मैं एग्जांपल दूंगा तब ज़्यादा क्लियर होगा। एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स, should have substituted groups, यानी कम से कम 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसे होने चाहिए जिस पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो। शुड हैव सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, यानी जो ग्रुप्स लगे आके वो कम से कम 2 कार्बन पे लगे होने चाहिए रिंग के। यहाँ पे एक ही कार्बन पे लगा हुआ था, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 2 कार्बन पे 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और वो कार्बन कैसे हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए उनकी sp3। तो तभी साइक्लोअल्केन्स में तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है जब कम से कम 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हों, दोनों पे लगे हों, है ना। शुड हैव सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, है ना। अब ये ग्रुप्स ऐसा नहीं है कि, और एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, और एक कंडीशन क्या है, दीज कार्बन्स, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दीज कार्बन्स कौन से वाले कार्बन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दीज कार्बन्स should not have 2 common groups individually। इस बात का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कार्बन है ना जिस पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, है ना, वो कार्बन, उस कार्बन पे कोई भी 2 ग्रुप ऐसे नहीं लगे होने चाहिए जो दोनों आपस में सेम हो। मतलब ये वही वाला केस बन जाएगा A = B एंड C = D, तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो वैसे भी नहीं हो सकता। यानी कार्बन पे जो भी दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो दोनों ग्रुप आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए इंडिविजुअल कार्बन्स पे, है ना। ये 2 कंडीशंस हैं, तभी साइक्लोअल्केन के केस में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ पे नहीं हो सकता, वजह क्या है, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है। कितने लगे होने चाहिए, कम से कम 2 कार्बन पे ग्रुप लगे होने चाहिए, यहाँ पे तो एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, और वो कार्बन ऐसा होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ जिससे तुम्हें ये ऊपर के 2 रूल्स समझ में आएंगे, ठीक है। एग्जांपल देखो, CH3 मैं तुमसे पूछूं क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो बस देखो कैसे अप्रोच करना है ऐसे सवालों को। साइक्लोअल्केन है, हाँ, अब साइक्लोअल्केन में 2 कंडीशन अगर प्रूव हो जाएं, कम से कम दो से ज़्यादा तो हो सकते हैं, कम से कम 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसे होने चाहिए, कम से कम 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसे होने चाहिए जिस पे ग्रुप लगे हों। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन पे, ठीक है, 2 कार्बन पे ग्रुप मिल गए। अब कम से कम 2 कार्बन रिंग के ऐसे होने चाहिए जिन पे ग्रुप लगे होने चाहिए। तो एक तो इस कार्बन पे लगाए, एक इस कार्बन पे लगाए, कम से कम 2 कार्बन मिल गए, हाँ ठीक है, इस पे भी ग्रुप लगा हुआ है, इस पे भी ग्रुप लगा हुआ है। क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो
एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक इस पर हाइड्रोजन लगा होगा, टोटल 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी आती है, sp3। ऐसे ही इस पे देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड sp3। तो दोनों कम से कम 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऐसे मिल गए जिन पे ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो क्या है, ये दोनों ग्रुप आपस में सेम हो सकते हैं, है ना। मैंने ये नहीं लिखवाया कि डिफरेंट होने चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, लेकिन इसी कार्बन पे दो सेम ग्रुप नहीं हो सकते थे। मान लो इस कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह एक और CH3 लगा देता, तो अब इस कार्बन पे फिर दो CH3 हो जाते हैं, तो फिर ये वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन फेल कर जाती है, तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो डिफरेंट कार्बन पे ग्रुप सेम हो सकते हैं, लेकिन सेम कार्बन पे कभी भी दो ग्रुप सेम नहीं आ सकते, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस क्या ढूंढ लिया करो हमेशा साइक्लोअल्केन में, दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऐसे देख लिया करो जिन पर ग्रुप लगे हुए हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पे ग्रुप लग रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पे ग्रुप लग रहा है। तो बस ये कंपाउंड अब क्या शो करेगा बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। बता देता हूँ कैसा करेगा, इसकी सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बनाकर दिखा देता हूँ। तो देखो, इसको पहले ऐसे बना लो लेटा कर, ठीक है। अब इस वाले कार्बन पे भी CH3, इस पे भी। तो दो केसेस हो सकते हैं बच्चों, देखो, या तो इस वाले पे CH3 ऊपर लग रहा हो और इस वाले पे CH3 नीचे लग रहा हो, तो ये तो हाइड्रोजन ही होंगे बाकी दो। अब दोनों CH3 अपोजिट साइड लग रहे हैं बच्चों, तो ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि दोनों CH3 क्या कर दो, एक ही साइड कर दो, दोनों CH3 क्या कर दो, एक ही साइड कर दो, मतलब CH3 H और H, सही है। अब ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी बच्चों, ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सॉरी, ये तो हो जाएगी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि दोनों CH3 एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं। इस पेज के प्लेन में एक ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे, ऐसे यहाँ पे दोनों ऊपर लगे हुए हैं, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सिस फॉर्म, सही है। तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे देखेंगे हम साइक्लोअल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कम से कम बस दो कार्बन ऐसे देख लो sp3 हाइब्रिडाइज जिन पे ग्रुप लग रहे हो, ठीक है। और किसी भी एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। तो इस कार्बन पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, तो दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई है ना, ग्रुप भी अलग लगे हुए हैं। तो ये आपस में क्या शो करेंगे, ये कंपाउंड क्या शो करेगा, ये कंपाउंड GI को बच्चों शो करेगा, ठीक है। बस हमें ऐसे पता लगाना है, ठीक है। और सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनाओगे, तो वही एक, अब देखो ये सोचो कि क्या ये सर मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, नहीं बच्चों। अगर तुम इसको, इस वाले को मान लो पलट भी रहे हो ना, तो दोनों CH3 नीचे आ जाएंगे, लेकिन इसमें तो एक ही CH3 नीचे है, तो ये आइडेंटिकल कंपाउंड्स नहीं है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, है ना। लेकिन जब एक ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा था तो वो सिमिलर कंपाउंड्स बन रहे थे, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे थे। तो ये GI की शो करने की कंडीशन है, ठीक है। चलो ज़रा मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ और तुम मुझे उसमें बताना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ये भी साइक्लोअल्केन है, सॉरी ये तो साइक्लोअल्केन ही नहीं है बच्चों, ये क्या है, साइक्लोअल्कीन है ना। तो वही बात, मान लो इसमें चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो ज़रा एक बात नोटिस करो, एक बात नोटिस करो, दो कार्बन ऐसे हैं जिन पर ग्रुप लग रहे हैं, ठीक है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, नहीं। इसमें सिग्मा बॉन्ड तो एक है ना, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड, ठीक है। ये तीन ही बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तीन बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी आती है, sp2, इसकी भी कितनी आई कि sp2। तो कंडीशन तो क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे दो ग्रुप लगे होने चाहिए, लेकिन ये तो sp2 पे लग रहे हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों शो नहीं करेगा ये कंपाउंड, ठीक है, नहीं करेगा। समझ रहे हो, दोनों ही कार्बन कैसे होने चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन इसमें तो दोनों ही sp2 है। अगर एक sp3 एक sp2 होता हाइब्रिडाइज तो अभी नहीं हो पाता, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे मैं तुमसे ये पूछूं क्लोरीन ब्रोमीन, क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, साइक्लोअल्केन है, हाँ है। क्या दो कार्बन पे ग्रुप लगे हुए, नहीं। इस पे दो ग्रुप तो लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों दोनों एक ही कार्बन पर हैं, कम से कम दो sp2 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे ग्रुप लगे होने चाहिए, लेकिन इसमें तो क्या है, ये क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही कार्बन पे लग गए, तो ये भी कंडीशन फेल कर रहा है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या ये शो कर रहा है,
ये कार्बन देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों पे, एक पे ब्रोमीन लग रहा है, एक पे क्लोरीन लग रहा है। तो दो ऐसे कार्बन मिल गए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और दोनों पे ग्रुप लग रहे हैं। और इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग हैं, बढ़िया, हाइड्रोजन ब्रोमीन। इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप अलग हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन सेम भी नहीं है। तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या शो करेगा बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, साइक्लोअल्केन है, हाँ है। इस पे ऊपर लग रहा है हाइड्रोजन, नीचे लग रहा है क्लोरीन। ठीक है, इस पे ऊपर लग रहा है हाइड्रोजन, नीचे लग रहा है क्लोरीन। इस कार्बन पे दोनों ही हाइड्रोजन लग रहा है। तो इस पे तो कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ ही नहीं है। अब इस पे देखो, ये वाला कार्बन इस पे क्लोरीन लग रहा है, ये वाला कार्बन इस पे क्लोरीन लग रहा है, बढ़िया। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो कम से कम दो कार्बन ऐसे मिल गए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उन पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हैं, इस पे क्लोरीन, इस पे क्लोरीन। तो ये भी बच्चों क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर मैं तुमसे इसकी फॉर्म पूछूं ये कौन सी फॉर्म है, तो दोनों ही क्लोरीन नीचे की साइड लगे हुए हैं, यानी एक ही तरफ लगे हुए हैं। तो अगर वो पूछता तो आंसर क्या हो जाता? सिस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है। समझ रहे हो? चलो ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपको आंसर देने हैं। तो कोशिश करना वीडियो पॉज करके कर लो। कुछ सवाल जो तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, बाकी तो लगातार देख सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये पूछूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इस पे भी ग्रुप, इस पे भी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई, ये GI शो करेगा। ठीक है, इसको देखो, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन। तो दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दोनों पे ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी बच्चों क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, कंडीशंस बहुत आसान है पहचानना, है ना। और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। इस कंपाउंड को देखो, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बहुत बढ़िया, दोनों पे ग्रुप लग रहे हैं। तो ये भी क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। तो कम से कम दो ऐसे कार्बन दिख जाएं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उन पे ग्रुप्स लग रहे हो, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स लग रहे हो। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। एक नीचे मिथाइल लग रहा है, इस पे देखो, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इस पे भी ग्रुप लग रहा है, इस पे भी। लेकिन एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप आ गए, और एक ही कार्बन पे अगर दो सेम ग्रुप आ गए, दो सेम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ गए बच्चों, तो ये सेकंड वाली कंडीशन फेल कर गई। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ठीक है ना। कम से कम दो ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिन पर ग्रुप लग रहे हैं। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इस पे भी ग्रुप लग रहा है, इस पे भी ग्रुप लग रहा है। सर इस पे तो 200 ज़्यादा है, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इस पे ग्रुप लग रहा है, इसलिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया था? कम से कम। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ज़्यादा भी कार्बन ऐसे हो सकते हैं। तो ये भी क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बस हमें कम से कम दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसे मिल जाए जिन पे ग्रुप्स लग रहे हो, है ना। इसमें तो 3 है, खैर तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 हो जाए। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लग रहा है क्लोरीन, यहाँ लग रहा है आयोडीन, यहाँ लग रहा है ब्रोमीन। वही बात, 3 sp3, कम से कम 2 तो ऐसे मिल ही रहे हैं जिन पे ग्रुप लग रहे हैं। तो ये भी क्या शो करेगा बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस सवाल में देखो, दो, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इस पे भी ग्रुप लग रहा है, इस पे भी ग्रुप लग रहा है। तो बच्चों ये भी क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये भी क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो साइक्लोअल्केन्स के केस में आइडेंटिफाई करना आसान है। ठीक है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों पे ग्रुप लग रहे हैं। तो ये भी क्या शो करेगा बच्चों? GI शो करेगा, GI शो करेगा। ठीक है, इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को देखो। हाँ, अब जब स्पायरो कंपाउंड है, ये जो एक कार्बन से 2 रिंग अटैच्ड होती है ना, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? स्पायरो कंपाउंड। तो पता है स्पायरो कंपाउंड में देखने का तरीका क्या है? किसी भी एक रिंग को बेस रिंग मान लो, है ना। तो किसी भी एक रिंग को, है ना, अगर किसी भी एक रिंग को, चलो पहले मैं मानता हूँ बेस रिंग, इसको मान लेता हूँ। मान लो ये वाली मेन रिंग है, मतलब बेस रिंग इसको मान लेते हैं। तो देखो इसमें चेक कैसे करेंगे, जरा ध्यान देना। पहले इस वाली रिंग को तो ऐसे ही बना लो, है ना। अब इस रिंग, क्योंकि इस रिंग को मैंने बेस रिंग माना है, तो अब इस रिंग के लिए वाली कंडीशंस चेक करूंगा
कि 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पे ग्रुप लग रहे हैं। ज़रा चेक करना यहाँ पे, तो ये बच्चों एक ही कार्बन ऐसा है जिस पे ग्रुप लग रहे हैं, सही बात है, एक ही कार्बन ऐसा है जिस पे ग्रुप लग रहे हैं। इस पे कौन सा ग्रुप लग रहा है, कोई भी ग्रुप लग रहा है, ये एक ही कार्बन पे आ रहा है, CH2 लग रहा है ना, फिर वो आगे कनेक्टेड है। इस पे भी क्या लग रहा है, ये इधर CH2 लग रहा है, भले ही वो आगे कनेक्टेड है। तो एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप निकल रहे हैं, और एक ही कार्बन पे नहीं निकलने चाहिए, 2 कम से कम कार्बन ऐसे होने चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, जिन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हों। तो ये भी क्या करेगा, आपका शो नहीं कर रहा। क्या पता इस वाली रिंग को बेस रिंग मानने से कर जाए। अगर किसी भी एक रिंग को बेस रिंग मानने से कर गया तो हम लिखेंगे कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। चलो इस वाली रिंग को बेस रिंग मानता हूँ ज़रा, है ना, इस वाली रिंग को। अब ज़रा चेक करते हैं, तो ये वाला कार्बन देखो, इधर ऑक्सीजन से अटैच्ड, इधर ये CH2 से अटैच्ड है, ये जो CH2 है ये वाला, ठीक है। अगर मैंने इसको बेस रिंग माना तो भी सिर्फ एक ही कार्बन ऐसा है इस रिंग का जिस पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, है ना, 2 अलग अलग कार्बन पे नहीं लगे हुए इस रिंग के, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करा। तो किसी भी रिंग से नहीं कर रहा, चाहे इसको बेस रिंग मानने से कर लो या इसको। तो हम क्या काम करेंगे, जब भी स्पायरो कंपाउंड होगा किसी एक को बेस रिंग मान लेंगे, किसी को भी, दोनों को एक एक करके बेस रिंग मान के चेक करेंगे। अगर पहली रिंग को जिसको तुमने बेस रिंग माना वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गया तो आ ही गया, और अगर पहली को चेक करा तब नहीं आया, लेकिन मान लो अगर तुम इसको बेस रिंग मानते हो और तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देता, तो हम क्या टिक करेंगे कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। किसी भी एक रिंग को बेस रिंग मानने से अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो अभी हम इसको क्या बोल देंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो जरा, है ना, साइक्लोअल्केन है, सिर्फ एक ही कार्बन ऐसा है जिस पे ग्रुप लगे हुए हैं, और पूरे रिंग के तो किसी कार्बन पे ग्रुप लगे ही नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ साइक्लोअल्केन वाले केस से देखूं तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। लेकिन बच्चों डबल बॉन्डेड सिस्टम भी तो है ना, 2 कार्बन ऐसे हैं, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, तो और डबल बॉन्ड है, तो इसके अबाउट तो ये वाला केस हो जाएगा डबल बॉन्डेड सिस्टम। तो ये साइक्लोअल्केन वाले केस के हिसाब से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, लेकिन डबल बॉन्डेड सिस्टम के हिसाब से शो कर रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ओवरऑल ये कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। लेकिन वो साइक्लोअल्केन वाले केस की वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि एक ही कार्बन पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, फिर से स्पाइरो कंपाउंड है, एक ही कार्बन से 2 रिंग अटैच्ड है, किसी भी एक को बेस रिंग मान लो तुमने ये वाली रिंग को बेस रिंग माना, ठीक है, इधर वाली रिंग को। तो पहले मैं इसको बना लेता, इस ये वाली रिंग को बेस रिंग मान लेता हूँ, ठीक है। तो तुमने इस रिंग को बना लिया, ठीक है, ये वाली रिंग बना ली मैंने, इसको बेस रिंग माना है। अब इस रिंग से इधर एक ग्रुप अटैच हो रहा है ना, सही बात है ना, इधर एक ग्रुप लग रहा है। तो ज़रा इसको देख लो, इस पे ऊपर क्या लग रहा है, CH2, मतलब इसको पूरा ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है ना। किसी भी एक रिंग को बेस रिंग मान लो, ठीक है। तो इसको अब मैं इसी में बता देता हूँ, ठीक है, वैसे भी करके बता सकता हूँ जैसे ये बताया था, ऐसे ही देख लो। मान लो तुमने इस वाली रिंग को ऐसे मैं सर्किल कर देता हूँ, इस वाली रिंग को बेस रिंग माना है, ये वाली रिंग को, ठीक है। अब इस रिंग पे एक कार्बन, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज जिस पे ग्रुप लग रहा है, और ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज जिस पे ग्रुप लग रहा है, ठीक है। अब बस हमें ये चेक करना है कि इस कार्बन पे 2 ग्रुप सेम तो नहीं है। इस कार्बन पे एक मिथाइल लग रहा है, एक हाइड्रोजन लग रहा है, ठीक है, बढ़िया, दोनों ही ग्रुप अलग है। इस कार्बन पे देखो, इधर से चल रहा हूँ तो CH2, इधर से चल रहा हूँ तो CH3, मतलब इस कार्बन पे ये ग्रुप सिमिलर नहीं लग रहे, दोनों ही ग्रुप अलग अलग है ना। जैसे हम डबल बॉन्डेड सिस्टम में देखते थे, CH2 चला, इधर से चला तो CH3, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हाँ। तो ये दोनों ही ग्रुप इस कार्बन पे दोनों ही ग्रुप डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए थे। तो 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिल गए जिन पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और किसी भी कार्बन पे 2 ग्रुप आपस में सेम नहीं है। तो ये कंपाउंड आपस में बच्चों क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखते हैं जरा स्पाइरो कंपाउंड्स में और कैसे चेक करेंगे। है ना, ज़रा इसको देख लो। अब देखो, पहले मैं तुम्हें, चलो अब इसमें अलग तरीके से बताता हूँ। मान लो पहले इसको बेस रिंग मान रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको अगर बेस रिंग मान रहा हूँ तो इसको पहले सर्किल कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पे एक ही कार्बन है, इस रिंग के हिसाब से देखो, इस पे एक ही कार्बन ऐसा है जिस पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा, कम से कम 2 सब्स्टिट्यूट होने चाहिए थे। अब मैं इसको मान लेता हूँ, इस वाली रिंग को बेस रिंग मान लेता हूँ। अब देखो, इस पे एक मिथाइल ग्रुप ये लग रहा है, तो इस रिंग का एक कार्बन ये वाला सब्स्टिट्यूटेड हो गया sp3, और इस रिंग का एक ये वाला कार्बन हो गया sp3 सब्स्टिट्यूटेड, सही बात है। तो फिर से 2 मिल गए,
दो कार्बन मिल गए इस रिंग के लिए, तो ये कंपाउंड भी क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्पायरो कंपाउंड्स में किसी भी एक रिंग को बेस रिंग मान लो, अगर किसी भी एक रिंग की वजह से भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो हमारा वो कंपाउंड क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, जरा इसको देख लो। ठीक है, अगर तुम इसको बेस रिंग मानते हो, इसको बेस रिंग मानते हो, तो इस पे तो सिर्फ इसी वाले कार्बन पे ग्रुप लगे हुए हैं और किसी एटम पे इसके ग्रुप नहीं लगे। एक ही कार्बन ऐसा है जिसपे कोई, ये तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप थोड़ी होता है। ठीक है, तो इस वाले ही कार्बन ऐसा है जिसपे ग्रुप लग रहे हैं, तो कम से कम दो होने चाहिए थे। तो इस रिंग के बेस रिंग को मानने से नहीं हो रहा, जरा इसको बेस रिंग मानने से चेक कर लेना। इस वाली रिंग को बेस रिंग माना तो इस पे एक ये वाला कार्बन ऐसा है sp3 हाइब्रिडाइज जिस पे ग्रुप लग रहा है, और एक ये वाला कार्बन ऐसा है sp3 हाइब्रिडाइज जिस पे ग्रुप लग रहा है। ठीक है, तो और दोनों ही कार्बन पे इंडिविजुअली, इस पे भी दोनों डिफरेंट ग्रुप, इस पे भी दोनों डिफरेंट ग्रुप, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल एक और दोनों ही चलो तो डिफरेंट आ रहे हैं, अलग अलग। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या शो करेगा बच्चों, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलो अगर इसको बेस रिंग माना है ना बच्चों, इसको बेस रिंग माना, तो इस वाले बेस रिंग पे देखो तुम, एक ही कार्बन ऐसा है जो सब्स्टिट्यूटेड है, जो सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे, देखो जरा, सिर्फ यही कार्बन ऐसा है जो सब्स्टिट्यूटेड है रिंग का, और कोई एटम तो सब्स्टिट्यूटेड है ही नहीं। और अगर तुम इसको बेस रिंग मानते हो, इसको बेस रिंग मानते हो, तो इस पे भी एक ही ऐसा ये आ रहा है कार्बन जो सब्स्टिट्यूटेड है। तो किसी को भी बेस रिंग मानने से दो कार्बन ऐसे मिल ही नहीं रहे, या दो एटम sp3 हाइब्रिडाइज ऐसे मिल ही नहीं रहे, है ना, दो एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज ऐसे मिल ही नहीं रहे जिन पे दो पे ग्रुप लगा हो। मतलब अगर मैं इसको बेस रिंग मानता हूँ, जैसे मान लो इसको माना, तो एक ही पॉइंट ऐसा आ रहा है ना जिस पे ग्रुप लग रहे हैं, कम से कम दो कार्बन ऐसे या दो एटम ऐसे आने चाहिए थे। तो ये कंपाउंड ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा किसी भी रिंग को बेस रिंग मानने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, और तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा कि किसको बेस रिंग मानना है। ठीक है, ऑब्जर्व करो। हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा सर इसको बेस रिंग मानिए। देखो, अगर मैं इसको बेस रिंग मानता हूँ तो इस पे एक ये वाला कार्बन मिल गया sp3 हाइब्रिडाइज जिस पे ग्रुप लग रहे हैं, एक ये वाला कार्बन मिल गया जिस पे ग्रुप लग रहे हैं। तो ये कंपाउंड क्या शो करेगा बच्चों आपस में, ये कंपाउंड शो करेगा आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ सकता है। मैं देखता हूँ अभी यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं मेरे पास, वरना मैं हाँ आगे करवाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये चलो मैं अभी करवा देता हूँ, क्योंकि स्पायरो कंपाउंड पे बात चल रही है तो वो अभी कर लें तो बेटर है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ स्पायरो कंपाउंड्स पर। ठीक है, दिमाग में क्या आएगा, सर इसको बेस रिंग मान लीजिए। चलो इसको बेस रिंग माना। ठीक है, इसको अगर बेस रिंग माना तो इस पे एक कार्बन ये मिल गया sp3 हाइब्रिडाइज जिस पे ग्रुप लग रहा है, एक कार्बन ये मिल गया sp3 हाइब्रिडाइज जिस पे ग्रुप लग रहा है ना, तो दोनों ही कार्बन मिल गए तो फॉरेन टिक नहीं कर देना है। जनरली क्या होता है, वो वाली कंडीशन हम नोटिस नहीं करते कि हर कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। तो इस कार्बन पे देखो जिस पे ग्रुप लग रहा है, इस पे एक CH3 एक हाइड्रोजन। ठीक है, बढ़िया, दोनों ही लगे। जरा इस वाले कार्बन के लिए चेक करना, इधर चल रहे तो CH2, इधर चले तो CH2, इधर चले तो ऑक्सीजन, इधर चले तो ऑक्सीजन, बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल लग रहे हैं इस कार्बन पे दोनों ही तरफ से। तो एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम आ गए तो ये कंपाउंड ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। दिमाग में क्या आएगा, अगर इसको बेस रिंग मान के चेक करें तो, अरे देखो, अगर इसको बेस रिंग मान रहे हो तो एक ही कार्बन ऐसा आ रहा है जिस पे ग्रुप लग रहे हैं, है ना। अगर मैं इसको बेस रिंग मानूँ तो मतलब, तो वो तो वैसे ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ज़रा इस चीज़ को ध्यान रखना, इस वाले कार्बन पे दो ग्रुप सिमिलर लग गए और एक कार्बन पे दो ग्रुप सिमिलर, तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों नहीं होगा। समझ रहे हो, नहीं होगा, है ना। चलो अब आगे मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, कुछ और क्वेश्चंस में कि अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखो मैं आपको एक ये इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है, ये पढ़ा रहा हूँ। कभी कभी ऐसे मॉलिक्यूल दे रखे होंगे, ठीक है। अभी ये दिमाग में क्या आएगा, स्पायरो कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर एंड पर ग्रुप लगे हुए हैं तो हम इसको अलग कैटेगरी में सॉल्व करते हैं, है ना। ये देखो, और इस पे मान लो C और D ऐसे ग्रुप लग रहे हैं। अब ये देखो, मतलब ये और ये वाली कैटेगरी सेम नहीं लगनी चाहिए सवालों की, है ना। इस पे देखो
इस पे क्या था, जैसे मैं ये दिखाऊं तो इस पे नीचे और नीचे ग्रुप लग रहे थे तब कंपेयर करा था, यहाँ पे एंड पे ग्रुप होने चाहिए। तो पहले मैं बता रहा हूँ इस टाइप की कैटेगरी के कंपाउंड्स को कैसे चेक करते हैं। अगर बीच में नंबर ऑफ रिंग्स, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसकी ट्रिक क्या है ना। अगर बीच में इस तरीके के नंबर ऑफ रिंग्स, मतलब कोने पे ग्रुप लगे हों, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट वाले कार्बन्स पे, टर्मिनल कार्बन्स पे बिल्कुल ग्रुप लगे हों और ऐसे रिंग्स बनी हो, तो ध्यान रखना बिल्कुल इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इफ नंबर ऑफ रिंग्स आर ऑड, अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं बच्चों तो यहाँ पे कितनी रिंग्स हैं, 1 2 3 है ना। ऐसे कंपाउंड को देखो कैसे चेक करते हैं, 1 2 3। इफ नंबर ऑफ रिंग्स आर ऑड तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये उसी की तरह है बिल्कुल अलीन वाला जो केस पढ़ाया था, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, लेकिन कंडीशन वही है कि ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए और सी डी के इक्वल नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो, मतलब ये आपस में तो अलग होने ही चाहिए। ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी, है ना। इफ नंबर ऑफ रिंग्स आर ऑड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इफ नंबर ऑफ रिंग्स आर इवन तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। बस हमें ऐसे अप्रोच करना है इस रिंग पर, रिंग के क्वेश्चंस में, ठीक है। ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चंस करके कि कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस रिंग पर, है ना। उसी फॉर्म का मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये ट्रिक लगाने के लिए जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। उसी फॉर्म का होना चाहिए। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सही है। लास्ट वाले कार्बन्स पे ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ग्रुप आपस में इक्वल भी नहीं है, बहुत बढ़िया, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 1 2 3, कितनी है 3, और 3 एक कैसा नंबर है बच्चों, 3 जो है आपका ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि मैंने अभी लिखवाया था अगर ऑड होंगे नंबर ऑफ रिंग्स तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड्स शो करेगा, ठीक है। ये होता किस वजह से ये मैं इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करूँगा, है ना। तो अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच लगा दिया, जो मुझे लगता है काफ़ी, अगर कोई सवाल आया तो, है ना। ये रिंग्स के प्लेनर और नॉन प्लेनर बनने की वजह से होता है, कुछ रिंग्स आउट ऑफ द प्लेन चली जाती हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। हाइड्रोजन, ब्रोमीन, CH3, सही है। ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है बच्चों, 2 रिंग्स हैं, तो 2 रिंग्स हैं और 2 कैसा नंबर है बच्चों, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। क्या अब तुम इसमें ये वाला तरीका लगाओगे, नहीं, ये तरीका तभी लगाओगे जब यहाँ पे लास्ट पे ग्रुप्स लग रहे हो, समझ रहे हो, लास्ट वाले कार्बन्स पे। इसमें तो वही फिर वो स्पाइरो वाला केस लगाओगे, ठीक है। कैसे, किसी भी एक रिंग को बेस रिंग मान लो, अगर इसको बेस रिंग मानते हो, इस पे एक कार्बन ये मिल गया जिस पे ग्रुप लग रहा है, एक कार्बन ये मिल गया जिस पे, और देखो इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है ना, सिमेट्री नहीं है इधर, तो ये कंपाउंड क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। किसी भी एक को बेस रिंग बनाने से, ये वो स्पाइरो वाली कैटेगरी से सॉल्व करा है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ज़रा यहाँ देखो, इसको बताना है तुम्हें, है ना। इसमें भी वो ये वाला तरीका नहीं लगा सकते क्योंकि इस पर लास्ट पे ग्रुप्स लगे होने चाहिए थे, इस पे लास्ट पे तो नहीं लग रहे भाई। स्पाइरो वाली कैटेगरी, अगर तुम देखो इसको बेस रिंग मानते हो, देखते ही पता लग जाता है वैसे तो एक ही कार्बन ऐसा है जिस पे ग्रुप्स लग रहे हैं, सिर्फ इस वाली रिंग से देखो। और अगर इसको बेस रिंग मानते हो तो भी सिर्फ यही वाला कार्बन ऐसा है। हाँ, लेकिन अगर तुम इसको बेस रिंग मान लो तो इस पर 2 कार्बन ऐसे मिल गए, एक ये वाला कम से कम और एक ये वाला, जिस पे जो sp3 हाइब्रिडाइज हैं, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी, दोनों पे ग्रुप लग रहे हैं, और दोनों पे जो ग्रुप लग रहे हैं वो भी डिफरेंट है, तो बस हो गया सॉल्व, ठीक है। और क्या अगर दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर ये और ये वाले कार्बन्स भी तो दे सकते हैं आपस में, बिल्कुल दे सकते हो, इवन ये और ये भी देख सकते हो, है ना।
लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी, ये ग्रुप सेम हो जाएगी, मतलब ये कई तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इस कार्बन और इस कार्बन की वजह से इस कार्बन और इस कार्बन की वजह से शो नहीं कर सकता, है ना। वजह क्या है, इस कार्बन पे देखूं, ठीक है बढ़िया, अगर मैं इस रिंग को देखूं, एक कार्बन ये मिल गया sp3 हाइब्रिडाइज, 1 2 3 4 बॉन्ड जिस पे ग्रुप लग रहा है, एक कार्बन ये मिल गया, लेकिन इस कार्बन पे दोनों ही ग्रुप सेम है, मतलब ये सिमेट्रिकल है, इधर से चलूँ इधर से चलूँ बिल्कुल सेम आ रहा है, और इस कार्बन पे भी दोनों ही ग्रुप सेम लग रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वाले बॉन्ड, ये और ये वाले कार्बन की वजह से डबल बॉन्ड शो कर रहा है, क्योंकि दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दोनों पे ग्रुप लग रहे हैं, और दोनों पे ही जो ग्रुप लग रहे हैं वो डिफरेंट है, एक CH3 एक हाइड्रोजन, एक CH3 एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस वजह से ये कंपाउंड भी GI शो करेगा, किस वजह से कर रहा है वो समझना जरूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेक करने हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले ये साइक्लोअल्केन देख रहा है, यहाँ से देख लेते हैं, है ना। साइक्लोअल्केन है तो इस पे ये कार्बन भी ऐसा है और ये कार्बन भी ऐसा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और दोनों पे ग्रुप लग रहे हैं और दोनों ही ग्रुप डिफरेंट है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, तो ये इसकी वजह से भी दिखा रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सही बात है। और ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इसकी वजह से भी तो दिखाएगा, A0 इक्वल टू B, C0 इक्वल टू ये पूरा D, सही बात है। तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम की तरह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, और ये साइक्लोअल्केन वाले केस से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। तो इस टाइप के सवालों में जिसपे दो अलग अलग कैटेगरी से दिखा रहा हो, टोटल नंबर ऑफ साइट्स चेक कर लो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रही है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बच्चों, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स नहीं बोलेंगे, n बोलेंगे, नंबर ऑफ लोकेशंस शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक लोकेशन तो ये यहाँ पे हो रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक इस पर हो रहा है रिंग पर साइक्लोअल्केन वाले केस से, तो n की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि सिस ट्रांस यहाँ पे और ऐसे ही सिस ट्रांस इस रिंग पर, ठीक है। तो ऐसे आंसर देना है। मैं बोल देता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया। पहले तो ये 3 रिंग्स लगी हुई हैं, और ये वही वाला केस है जिस पर लास्ट पे ग्रुप लगे हुए हैं जो हम नंबर ऑफ रिंग्स इवन और जो देखते थे, है ना। CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH Cl, है ना। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं, तो देखो कैसे पहचानोगे। एक तो ये पहचान लो, ये डबल बॉन्ड साइट है, हाँ, तो ये क्या दिखाएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ये भी तो वही है, नंबर ऑफ रिंग्स 3 है, तो ये एक साथ जब होते हैं तो इनको एक कैटेगरी में देखते हैं। तो एक वाली साइट ये रही, अब कितनी रिंग्स है, 3 रिंग्स हैं। 3 कैसा नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो एक तो ये वाली साइड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, एक ये डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, और ये अलीन वाला केस है, 3 लगातार बॉन्ड है, 1 2 3, 3 लगातार ट्रिपल बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं लगातार, कंसेक्यूटिव 3, और जब 3 बॉन्ड होते हैं और 3 कैसा नंबर है ऑड, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो टोटल 3 जगह ऐसी है, ये वाली और ये वाली, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है। तो 2 to the power 3, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 8, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है हमें, ऐसे चेक करना है, ठीक है। ध्यान रखना, अल्काइन कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, तो एक बात लिख लेना, कभी भी अल्काइन हो तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं, अल्काइंस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, चलो अल्काइंस पे नहीं, वो तो बता दिया, बस इस बात को ध्यान रखना कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। अब देखो रिंग है ना, क्या दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसे मिल रहे हैं इस रिंग में जिन पे ग्रुप लगा हुआ है। चलो ग्रुप तो इस वाले कार्बन पे भी लगा है, इस पे भी लग रहा है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, है ना। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp3, लेकिन दोनों ही कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पे ग्रुप लग रहे हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, लेकिन ये वाला तो sp2 हाइब्रिडाइज निकल आया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है।
ज़रा इस क्वेश्चन को देखो। डबल बॉन्डेड सिस्टम भी है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो डबल बॉन्ड में A नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, C नॉट इक्वल टू डी, लेकिन इस कार्बन पर दोनों ही ग्रुप सेम आ गए। तो डबल बॉन्डेड सिस्टम के हिसाब से देखूँ, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम जो होता है, तो इसके हिसाब से तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा, जो हम पहले देख चुके थे। मतलब इसको ऐसे रख के देख सकते हो, A और B आपस में इक्वल आ रहे हैं, C डबल बॉन्ड है ना। लेकिन अगर मैं साइक्लोअल्केन देखूँ, ये रिंग है ना, तो इस रिंग पे 2 कार्बन ऐसे मिल गए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और दोनों पे ग्रुप लग रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से, रिंग के हिसाब से तो ये क्या दिखा रहा है, साइक्लोअल्केन वाली कैटेगरी से तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। तो ओवरऑल मैं क्या बोलूँगा कि ओवरऑल ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। बस ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। इस कंपाउंड में बताओ कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अलीन वाला केस है, लगातार डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड, यानी n=3। और मतलब ये अलीन में कैसे देखते थे, ऑड या इवन, तो ये 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ऐसे चेक करना है, ऐसे चेक करना है, समझ के बच्चों, बस यही है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद हम अगली कैटेगरी पे चलेंगे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा इसको समझना, है ना। डायरेक्ट वो फॉर्मूले जो मैंने लिखवा रखे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के, डायरेक्ट फार्मूला हर जगह इतनी आसानी से लगता नहीं है ना। तो अच्छा तरीका क्या है, वो जो हम ऑब्जर्वेशन से करेंगे वही ज़्यादा हमें प्रिसाइज आंसर देगा, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए। अब देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पहले तो देख लो कौन कौन से डबल बॉन्ड्स दिखा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये वाला डबल बॉन्ड, इस पे 1 हाइड्रोजन, 1 ये पूरा अलग ग्रुप, ये वाला कार्बन, इस पे 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, तो A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी, तो ये वाला डबल बॉन्ड भी दिखा रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये वाला डबल बॉन्ड भी दिखा रहा है A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी, ठीक है। ऑब्जर्व कर लो, कंडीशन सेटिस्फाइड है। इस वाले डबल बॉन्ड के बारे में क्या कहोगे, A नॉट इक्वल टू बी, हाँ, लेकिन C तो D के इक्वल हो रहा है, तो दिमाग में क्या आएगा, सर ये वाला डबल बॉन्ड नहीं दिखा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दिखा देगा। क्यों, खुद ही सोचो। अगर मान लो ऊपर वाला सिस फॉर्म में मौजूद हो और नीचे वाला ट्रांस फॉर्म में मौजूद हो, है तो ये सेम, लेकिन ये सिस और ट्रांस एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर ये सिस में होता और ये ट्रांस में होता तो इस कार्बन के लिए दोनों ग्रुप अलग माने जाएंगे ना, फिर समझ रहे हो ना, फॉर्म अलग हो गई, फिर ये दिखा देगा। तो ये कंडीशनल हो गया। अब ये वाला डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, लेकिन क्या है, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग होनी चाहिए। अगर दोनों सिस और सिस होंगे तो इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप तो नहीं दिखाएगा। अगर ये भी ट्रांस और ये भी ट्रांस हो गया तो भी इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप, तो ये डबल बॉन्ड नहीं दिखाएगा। तो कब कब दिखा सकता है, कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। देखो कंडीशन बनाते हैं, क्या क्या केस हो सकते हैं, है ना। पहले पे सिस फॉर्म, इधर इस वाले डबल बॉन्ड पे देखो, इस वाले डबल बॉन्ड पे कौन सी फॉर्म हो सकती है, सिस फॉर्म, और इस वाले डबल बॉन्ड पे भी कौन सी फॉर्म हो सकती है, सिस फॉर्म। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है बच्चों, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, उस वक्त डबल बॉन्ड नहीं दिखाएगा, क्योंकि दोनों ही सिस लगे हुए हैं, तो इस कार्बन के दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक तो ये हो गया, ये पूरी केस मिलकर, मतलब ये अगर सिस हो जाए और ये भी सिस हो जाए तो ये वाला डबल बॉन्ड तो दिखाएगा नहीं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, सिर्फ एक ही आ रहा है, ठीक है, ये पूरा केस, ठीक है, ये पूरा केस। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो दिखा नहीं रहा ना ये कंपाउंड, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर ये सिस है और ये सिस है तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम आ जाएंगे, ये भी सिस फॉर्म में, ये भी सिस फॉर्म में, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये डबल बॉन्ड नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो बच्चों नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला ट्रांस हो जाए और ये वाला ट्रांस, मतलब ये वाला भी डबल बॉन्ड ट्रांस और नीचे वाला भी जो ग्रुप है वो भी ट्रांसफॉर्म में हो, तो भी ये डबल बॉन्ड नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस केस में भी इस कार्बन के लिए दोनों ग्रुप क्या हो गए बच्चों, सेम हो गए, समझ रहे हो ना, सेम हो गए। तो एक केस तो ये हो सकता है, तो एक तो ये वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, जस्ट सिर्फ ये वाले डबल बॉन्ड दिखाएंगे, ठीक है। अभी आता हो सिस दिखाएंगे तो एक ही काउंट करूँगा, ठीक है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, सेम ही मॉलिक्यूल है, तो एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ से आ रहा है और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये तो दिखा नहीं रहा है ना। तो दोनों ही सिस हैं या दोनों ही ट्रांस हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है,
अगर ये सिस हो और ये ट्रांस हो, ऊपर वाला सिस में हो ये ट्रांस में हो, अब इस कार्बन के लिए दोनों ग्रुप अलग हो गए। अब ये दिखा देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब ये दिखा देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, अगर ये सिस है और ये ट्रांस है तो हो सकता है यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही हो बच्चों। अब देखो ये सिस और ये ट्रांस, तो इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग, तो मैं सिस और ट्रांस से नेम नहीं दूंगा। तो अगर ये सिस है और ये ट्रांस है, समझ रहे हो, तो ये कार्बन के लिए दोनों ग्रुप अलग हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। लेकिन इसकी नेमिंग सिस और ट्रांस से नहीं करूंगा, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी, क्योंकि ये सिस और ये ट्रांस है। फिर ई और जेड से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर वाला सिस है नीचे वाला ट्रांस है तो हो सकता है ये ई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला सिस हो और नीचे वाला ट्रांस हो तो ये जेड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो ये जेड फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो टोटल कितनी कंडीशंस बनी बच्चों हमारी, 1 2 3 4, 4 कंडीशंस बनी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4, कितना आंसर आएगा हमारा 4। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस कंपाउंड में कितने हो सकते हैं बच्चों, 4 हो सकते हैं। ठीक है, 4 हो सकते हैं। तो ये कंडीशंस ऐसी बना के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, तो तीनों की ही एक साथ कंडीशंस बनानी है। या आप इसको मैन्युअली देखो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर मुँह ज़बानी करना है तो, मतलब अगर प्रैक्टिस अच्छी है, चलो मान लो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, और फिर इसके साथ क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहली कंडीशन लगा लो अगर ये भी सिस में कर रहा है। ठीक है, ये सिस में कर रहा है और अगर ये भी सिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा, तो एक केस तो ये हो गया। ठीक है, ये ट्रांस में कर रहा है, ये ट्रांस में कर रहा है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है, तो एक केस तो ये हो गया। समझ रहे हो, तो ये ऐसे दिखाएगा, है ना, ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे एग्जिस्ट करेगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने यहाँ पे रिवर्स केस क्यों नहीं माना, कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करा कि सर अगर आप इसको ट्रांस मान लें और इसको सिस मान लें फिर वो सेम मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसको पलट दोगे तो सेम ही बन जाएगा, इस वजह से। ठीक है, तो ये वजह है। तो ये हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे पता लगाना होता है बच्चों, ये इसके कुछ केसेस हैं। ठीक है, इसके कुछ केसेस हैं। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का तरीका वही, फॉर्मूले पता लगा लो। ठीक है, फॉर्मूले से देख लो। कुछ एडवांस क्वेश्चन है ये मैंने जो लास्ट में करवाए हैं, जो अभी तक पूछे तो नहीं गए, लेकिन अगर आ जाते हैं तो कर लोगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, है ना। अगला देखते हैं साइक्लो अल्केन में कैसे पता लगाते हैं। साइक्लो अल्केन्स में तो हमने सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स में तो देख लिया, अब देखते हैं साइक्लो अल्कीन्स में कैसे पता लगाते हैं। साइक्लो अल्कीन्स में तो देखो, कभी भी साइक्लो अल्कीन्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। एक ही कंडीशन है जब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। वजह क्या है, साइक्लो अल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग के अंदर कितने होने चाहिए, 8 या उससे ज़्यादा। कितने होने चाहिए, 8 या उससे ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल इस रिंग को देखो, 8 कार्बन आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहे हैं इस रिंग में। तो नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, मतलब इक्वल टू 8 है यहाँ पे, तो है ना। तो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये कंपाउंड क्या दिखा सकता है, जीआई। तो साइक्लो अल्कीन्स के केस में, अल्कीन तो बना, साइक्लो अल्कीन्स के केस में एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर नंबर ऑफ एटम्स रिंग में 8 या उससे ज़्यादा है तो वो साइक्लो अल्कीन क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एग्जाम्पल जैसे मैं तुमसे पूछूं, क्या ये साइक्लो अल्कीन शो करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो 4 हैं, 1 2 3 4, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। समझ रहे हो, बस ये बात का पता लगाना है ना। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सिस फॉर्म कौन सी स्टेबल होगी या ट्रांसफॉर्म। अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 आ गए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इस पे ऐसा सवाल आ सकता है कि उसमें सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी या ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो मैं इसके लिए कुछ केसेस लिखवा देता हूँ, उनको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, कुछ कंडीशंस लिखवा देता हूँ। पहली बात तो ये, इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एनसी मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 और 7 के बीच में, फिर तो जीआई हो ही नहीं रहा, फिर तो जीआई हो ही नहीं रहा, अभी यही तो बताया था। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 के इक्वल या उससे ज़्यादा हो जाएं, लेकिन 11 से या 11 के इक्वल या 11 से कम हो, तो जीआई तो होगा। सही बात है ना, 8 से ज़्यादा पे जीआई हो जाता है, और ये 8 से ज़्यादा तो हो ही रहे हैं, 11 से कम है भले ही, तो जीआई तो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म। सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 11 से भी ज़्यादा हैं तो जीआई तो हो गई, क्योंकि 8 से ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन अब ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, कौन सी फॉर्म से, सिस फॉर्म से। तो बस इस पर ऐसे ही सवाल आ सकते हैं, है ना।
कैसे सवाल आ सकते हैं करवा देता हूँ मैं क्वेश्चंस, ज़रा क्वेश्चंस देखो। ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है साइक्लो अल्कीन है, बिल्कुल है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। 14 है तो ग्रेटर देन 11 है, मतलब 8 से ज़्यादा पे GI हो जाएगा। तो GI तो बच्चों हो जाएगा। कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी? 11 से भी ज़्यादा आ रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। बस हो गया, ठीक है। और कैसे सवाल आ सकता है बच्चों? और कैसे सवाल आ सकता है? एक सवाल ये आ सकता है, देखो, मतलब अच्छा मैं तुमसे ये पूछूं कि इस कंपाउंड में बताओ मुझे, अब ये मत सोचना बच्चों ये साइक्लो अल्कीन है, ये तो अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, ये ट्रिपल बॉन्ड लगाया है मैंने, ठीक है। तो ये तो वैसे भी GI शो नहीं करता, ये तो वैसे भी GI शो नहीं करता, अल्काइन तो कभी नहीं करता, बता रखा है, ठीक है। एक ये केस होता है बच्चों, ठीक है, एक ये केस होता है। और क्या हो सकता है बच्चों? और क्या हो सकता है? एक मैंने बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कभी कभी कोई कंपाउंड अपनी नॉर्मल फॉर्म में तो GI शो नहीं करता, लेकिन अगर उसका रेजोनेंस बना दो तो वो शो करने लगता है। तो अगला केस क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता तो इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। वैसे मैंने हर बैच में डिस्कस कर लिया है रेजोनेंस, तो मुझे लगता है कर लोगे और मैं समझा दूंगा एक बार। जैसे मान लो इसको देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, NHCH3 और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये मॉलिक्यूल है। तो अभी क्या ये GI शो कर रहा है? कैसे पता लगाओगे कौन सी चीज़? अरे डबल बॉन्डेड सिस्टम है ना, उससे ज़रा देख लेते हैं। तो इस कार्बन पे देखो ये भी ग्रुप अलग, ये भी ग्रुप अलग, A नॉट इक्वल टू B। जरा इस ऑक्सीजन पे देखना, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, तो दोनों ही लोन पेयर हैं, यानी इस ऑक्सीजन पे दोनों ही ग्रुप सेम हो गए। एक ग्रुप ये लोन पेयर, मतलब इसको चलो अगर मैं ऐसे बना दूँ लोन पेयर दिखाने को, ठीक है, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, तो इस पे तो दोनों ग्रुप सेम आ गए, तो ये GI शो नहीं कर रहा, GI शो नहीं कर रहा। सर इसमें रेजोनेंस करवाते हैं, कैसे करवाओगे? ऑक्सीजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? ऑक्सीजन। तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक कर दो, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ, नीचे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ ज़रा, ठीक है। CH3C, ये बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड रह गया, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ जाएंगे एक और, दो तो पहले से थे, एक और आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक्स्ट्रा, तो नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर टूटे, ऑक्सीजन ले गया है तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज जो कार्बन पे आया और ये लोन पेयर आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। तो ये प्लस चार्ज और ये लोन पेयर बच्चों इन्होंने आपस में मिलके क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया, है ना, बॉन्ड बना लिया। और क्योंकि इस बार नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बन पे प्लस चार्ज पे बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो नाइट्रोजन पे हम प्लस चार्ज शो करते हैं। अभी फिलहाल ये बात तुम्हें समझ में ना आए, जिस बैच के लिए पढ़ा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए ना, इसलिए नाइट्रोजन पे बच्चों कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर हो गए, है ना। अब जरा देखो डबल बॉन्डेड सिस्टम, डबल बॉन्डेड सिस्टम ये रहा, और चार्ज यहाँ कार्बन का तो चार्ज गायब हो जाएगा क्योंकि कार्बन पे जो प्लस चार्ज आया था वो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया था, रेजोनेंस करवा लिया। अब देखो डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इस नाइट्रोजन पे दोनों ग्रुप अलग, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप अलग। अब ये बच्चों क्या शो कर रहा है? अब ये GI शो कर रहा है। तो समझ रहे हो, कभी कभी क्या होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर GI शो करेगा, वो कंपाउंड खुद GI शो नहीं करेगा। तो ज़रा ध्यान रखना, ऐसे जहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है वहाँ पे GI होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैं तुमसे ये पूछूं, CH3C डबल बॉन्ड O NHD, ठीक है, NHD। अब वही बात, रेजोनेंस होगा कैसे? अब मैं तुमसे बोलूँ क्या ये GI शो कर रहा है? तुम अभी क्या बोलोगे? सर इस ऑक्सीजन पे दोनों ही ग्रुप सेम है, दोनों ही लोन पेयर होंगे, तो अभी तो ये GI शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा, मतलब बिल्कुल इसी की तरह बनाओ, इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे प्लस, प्लस और लोन पेयर आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? मैं उस फॉर्म को लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस चार्ज,
कार्बन पे प्लस, वो लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया होगा, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। अब सारे ग्रुप अलग है, इस कार्बन पे ये ग्रुप अलग है, इस नाइट्रोजन पे दोनों ग्रुप अलग। तो अब बच्चों ये क्या शो कर रहा है, अब ये बच्चों जीआई शो कर रहा है, समझ रहे हो। तो कभी कभी रेजोनेंस करवाने के बाद पता चलता है कि जीआई हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, जीआई हो रहा है या नहीं हो रहा, समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे हमें ये पता लगाना होता है कि जीआई हो रहा है या नहीं हो रहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के केस में, ठीक है। एक कैटेगरी और होती है बच्चों इस पे, है ना, उसको और देख लेते हैं। मल्टी फिनाइल रिंग्स। मल्टी फिनाइल रिंग्स में कैसे पहचानते हैं जीआई होगा या नहीं होगा, जब एक से ज़्यादा फिनाइल रिंग्स एक साथ दे रखी हो, मल्टी फिनाइल रिंग्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। मल्टीपल फिनाइल रिंग्स। दो रिंग्स हैं, होता क्या है, जब दो रिंग्स ऐसे मौजूद होती है ना, और ऑर्थो मतलब इस रिंग के लिए ये ऑर्थो पोजीशन है, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखूं, ऑर्थो पोजीशंस, मेटा पोजीशंस, पैरा पोजीशन, है ना। अब क्या है, ये जब दो रिंग एक दूसरे के बराबर में होती है ना फिनाइल रिंग्स, तो ये एक ही प्लेन में रहती हैं, मतलब ये कॉपी के प्लेन में ही बनी हुई है ना। लेकिन होगा क्या, अब ये एक ही प्लेन में है, अगर मैं यहाँ पे इनकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कियर ग्रुप लगा दूँ, तो अभी मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में है, दोनों ही रिंग्स, है ना, सेम प्लेन में है ना, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम है। लेकिन अगर हो क्या, मान लो इसी केस में मैं क्या काम करूं कि ये जो ऑर्थो पोजीशन है मैं यहाँ पे कोई बल्कियर ग्रुप्स लगा दूं, है ना। ऑर्थो पोजीशन पे मैंने क्या करा, अगर बल्कियर ग्रुप्स मौजूद हों, ये क्या कौन सा ग्रुप लगाया है, CH3 टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया है ये मैंने, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया है, CH3 है ना, ऐसे देखते हैं इसको, ये बीच वाला जो है ना ये कार्बन है क्रॉस पे जो है, ठीक है। अब इन बल्कियर ग्रुप्स होने की वजह से होगा क्या, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है बच्चों, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो अब ये रिंग प्लेन में नहीं रहेंगी, ये वाली रिंग, कोई एक रिंग क्या करना चाहिए ऐसे मतलब अगर ये अभी फिलहाल दोनों रिंग ऐसी थी, ये एक ही प्लेन में थी, तो ये वाली रिंग अब ऐसे करके घूम जाएगी। घूमने की वजह क्या होगी, ताकि रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो जाए, ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसके घूमने की वजह से। तो जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे बल्कियर ग्रुप लगे होते हैं, तो ये रिंग क्या होती है, अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेती हैं, और ये रिंग ऐसे थी पहले, तो अब ये ऐसे हो जाती है एक रिंग, ठीक है। तो अब ये रिंग नॉन प्लेनर बन जाती हैं, अगर बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं तो अब ये रिंग कैसी हो जाती है बच्चों, नॉन प्लेनर। अब ये कैसी हो गई, नॉन प्लेनर, ठीक है। तो अगर ये रिंग नॉन प्लेनर हो गई ना बच्चों, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगी, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन क्या है कि एटम्स एक ही प्लेन में रहने चाहिए। अब यहाँ तो प्लेन ही बदल गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, कितनी, अगर बल्कियर ग्रुप्स लगे हुए हैं और फिनाइल रिंग्स कितनी है, तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ, इफ नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स, है ना भाई, और इवन वाला बना लेता हूँ। खुद ही सोचो, ये वाली रिंग थी, तो ये वाली घूम गई, अपना प्लेन बदल लिया, अब इसके बराबर एक और रिंग लगी होती, तो वो तो सेम प्लेन में रह जाएगी ना, उसको घूमने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये घूम गई तो इसने रिपल्सिव फोर्स दोनों रिंग के लिए कम कर देगा, इधर वाली भी। तो ये वाला रिंग और ये जो तीसरी रिंग लगी होती वो सेम प्लेन में होते, तो उनके बीच में जीआई हो जाता। तो ध्यान रखना है, इफ नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स आर ऑड, अभी तक ये रूल चलता आ रहा है, तो जीआई हो जाएगा, ऑड पे तो हमेशा हो रहा है। इफ नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स आर इवन, तो जीआई नहीं होगा, क्यों, तो क्योंकि दो हैं, देखो अभी दो हैं, तो दो कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो ये प्लेन बदल जाता है। लेकिन अगर तीन होती है तो तीसरी और इसका प्लेन सेम होगा, तीसरी रिंग का तो प्लेन सेम रहेगा, तो जीआई हो जाएगा, समझ रहे हो, इस वजह से, है ना। तो बस डायरेक्ट ये याद रख सकते हो, है ना। कैसे चेक करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होनी चाहिए कम से कम। देखो मैं भी बता देता हूँ ग्रुप्स कहाँ लगे होने चाहिए। ग्रुप्स की लोकेशन बच्चों ये होनी चाहिए, समझ रहे हो, मतलब A B C D,
मेटा पोजीशन पर ग्रुप होने चाहिए हर किसी के रिस्पेक्ट में। अगर इस रिंग पे देखो तो इस वाले बॉन्ड के लिए ये मेटा पोजीशन, इस वाले बॉन्ड के लिए ये मेटा पोजीशन पर ग्रुप होने चाहिए, तभी कंपेयर कर सकता हूँ। इस वाले बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा, तो मेटा पे इस वाले ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा, तो मेटा पे ग्रुप्स लगे होने चाहिए ABCD दोनों ही रिंग में, है ना। तब मैं कंपेयर करूँगा ये वाले तरीके से कि नंबर ऑफ रिंग्स ऑड होंगी तो GI हो जाएगा, इवन होगी तो नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हैं ज़रा, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, ये मैंने ग्रुप्स लगाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे लग रहा है मान लो क्लोरीन, और यहाँ पे लग रहा है हाइड्रोजन, और यहाँ पे लग रहा है क्लोरीन, और यहाँ पे लग रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। वही बात है, लेकिन A नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू B, है ना। A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, ये तो होनी ही चाहिए, मतलब ये वाला कंडीशन, A शुड नॉट बी इक्वल टू B एंड C शुड नॉट बी इक्वल टू D। तो A शुड नॉट बी इक्वल टू B एंड C शुड नॉट बी इक्वल टू D। अब देखो A नॉट इक्वल टू B, अच्छा मेटा पोजीशन पे लगी हुई है इस रिंग के रिस्पेक्ट में, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये भी मेटा, ठीक है, वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है? 3 रिंग्स हैं, 1 2 3, 3 फिनाइल रिंग्स हैं, 3 फिनाइल रिंग्स हैं, तो मतलब ऑड मतलब तो ये GI शो करेगा, तो ये GI शो करेगा मॉलिक्यूल, ठीक है। इधर CH3, इधर Cl, तो इधर हाइड्रोजन लग रहा होगा और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब हाइड्रोजन लग रहा होगा, ठीक है। तो A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, और 2 रिंग्स है, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है? 2 बेटा। और जब मतलब इवन है तो ये GI शो नहीं करेगा। वजह क्या है? ये रिंग अपना प्लेन बदल लेगी, तो ये प्लेन बदल जाएगा इस CH3 और Cl का, तो GI नहीं हो पाएगा, एटम्स का प्लेन बदल जाएगा, ठीक है, इस वजह से, है ना। ठीक है बच्चों, ज़रा अब चेक कर लेते हैं हम कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में कैसे चेक करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में। तो अगला हमारा केस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में चेक करने का तरीका बच्चों बहुत आसान है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ, वही बेस रिंग मानकर जो करते हैं वैसे ही करना है। जैसे मान लो एक कंपाउंड ये दे रखा है और एक इससे यहाँ से जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें मुझे चेक करना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। बहुत सिंपल, किसी भी एक को बेस रिंग मान लो मैंने इसको बेस रिंग माना, तो ऐसे हल्का सा सर्किल कर लेता हूँ, इसको बेस रिंग माना। अब इस पर वही उसी वाला तरीका साइक्लोअल्किन वाला, एक ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, एक ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इस पे भी एक ग्रुप लग रहा है और इस पे भी एक ग्रुप लग रहा है, बहुत बढ़िया। इस पे एक ये वाला ग्रुप लग रहा है तो एक हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप अलग। इस पे एक ये इधर कार्बन ये ग्रुप लग रहा है तो एक हाइड्रोजन, तो इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप अलग। तो ये कंपाउंड बच्चों क्या शो कर देगा? GI शो कर देगा, है ना। बस ऐसे पता लगाना है। मान लो इसको चेक करना है, ये कंपाउंड मान लो अगर इसको बेस रिंग माना, तो ज़रा यहाँ पर देखना, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, तो इसमें तो वाला केस सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, वाला केस सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, ठीक है। ज़रा इसको देखना, मान लो वही किसी को भी मानकर देख लो, इसको बेस रिंग माना, तो एक कार्बन ये मिल गया sp3 हाइब्रिडाइज जिस पर ग्रुप लग रहा है, एक कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो दोनों sp3 नहीं है, तो ये भी GI शो नहीं करेगा, ये भी GI शो नहीं करेगा। ये होता बच्चों, तो ज़रा देखना, इसको अगर बेस रिंग मानते हो तो एक कार्बन ये रहा sp3 हाइब्रिडाइज जिस पर ग्रुप लग रहा है, एक कार्बन ये रहा sp3 हाइब्रिडाइज जिस पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लग रहा है, तो ये क्या शो कर देगा बच्चों? GI शो कर देगा, GI शो कर देगा, ठीक है। और ज़रा देखना, तो आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसा सच टफ नहीं है ना, इतना तुम्हारे किसी भी टेस्ट में आया नहीं है, पहली बात तो मैं ये बता दूँ, है ना। लेकिन हमें क्या रहना है? तैयार रहना है, क्योंकि अब तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम जो है पहली बार हो रहा है ना, पैटर्न बदलने के बाद, पैटर्न मतलब एम्स मर्ज होने के बाद, तो तैयार रहना है हमें, है ना। ऐसे क्वेश्चंस टच हो सकते हैं जो अभी तक नहीं आए, तो मैं उन सारी कैटेगरीज को कवर कर रहा हूँ। इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी सवाल लगा दोगे, ठीक है।
लेकिन दिमाग खोल कर पढ़ना है। इसको देखते हैं भाई, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बिल्कुल है। चलो अब किसी भी एक रिंग को बेस रिंग मान लो, किसी भी मान लो मैं इस वाली रिंग को ही बेस रिंग मान लेता हूँ, बस मिल तो गए, 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऐसे मिल गए जिस पे ग्रुप लग रहे हैं, जिस पे ग्रुप लग रहे हैं अलग अलग, तो ये कंपाउंड क्या शो कर देगा, GI शो कर देगा। खत्म कहानी, कहानी खत्म। समझ रहे हो, ये किस्सा है यार, है ना, ये किस्सा है। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, लेकिन जब रिएक्शन हो जाता है तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने लगता है, तब वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने लगता है ना। कैसे, मैं अभी बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ बस, है ना। तो अगला हेडिंग लिखो, क्योंकि अब तुम लोगों ने रिएक्शंस नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में या पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो तुम्हारी बहुत शुरुआत है ना। रिएक्शंस, पहला क्या होता है, रिएक्टेंट होगा, वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा, लेकिन जब वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने लगेगा उसके अंदर। तो रिएक्शंस शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैसे, ज़रा देखना ज़रा, CH3 C, इस पे ये इथाइल ग्रुप लग रहा है, C2H5 डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे ना, मैंने ऐसा दिखा दिया ऐसे करके। क्या मैं तुमसे बोलूँ, क्या ये कंपाउंड GI शो कर रहा है बच्चों, नहीं कर रहा, वजह क्या है, अरे देखो ना, इस ऑक्सीजन पे दोनों ही लोन पेयर सेम है, ग्रुप सेम है, तो ये कंपाउंड तो अभी GI शो नहीं कर रहा। लेकिन मान लो इस कंपाउंड का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा दे, H+ मतलब एसिडिक मीडियम, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये एसिड कहाँ पे आके ऐड होना चाहेगा बच्चों, ऑक्सीजन पे लोन पेयर की वजह से। जरा देखना क्या होगा, डबल बॉन्ड O, अब किसी भी O, अब किसी भी एक ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर की वजह से किसी भी एक लोन पेयर को यूज़ करके इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, है ना। लोन पेयर थे ना, वो लोन पेयर ने इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना लिया, मिलके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज़ हुए हैं, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और इधर वाले तो लोन पेयर ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, है ना, क्योंकि एक ही लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज़ होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो लगते हैं, तो एक तो लोन पेयर ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, क्या ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, A0 इक्वल टू B, C0 इक्वल टू, डबल बॉन्ड सिस्टम के हिसाब से। तो अब ये GI शो कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था, ठीक है। तो बस यही है इस रिएक्शन का या इस टॉपिक का मतलब, रिएक्शंस शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है, कभी कभी रिएक्टेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो खुद ब खुद क्या शो करने लगता है बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सारे वो केसेस हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो मुझे लगता है अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठा के सवाल लगा सकते हो, है ना, किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुक मैंने बताइए वो पढ़ो, या कोई भी बस मतलब तुम कोई भी बुक उठा लो, ठीक है। कंटेंट इतना कवर कराया कि तुम जो कोई भी बुक लगाओगे तो तुमसे वो लग जाएगी, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन फंडा क्या है कि तुम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो, है ना। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा एरर जो तुम कर रहे हो वो रिड्यूस होंगे, है ना। और किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब जितने क्वेश्चन तुम अटैम्प्ट कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, है ना, 95% वो सही होने चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, जब तुम वो सारे एरर्स अपने घर पे बैठ के करके जाओगे, तब एग्ज़ाम में जाके नहीं करोगे, ठीक है। और अगर घर पे बैठ के एरर नहीं कर रहे तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम में जाके एरर ही करोगे, ठीक है। चलो ओके, खुदा हाफिज़।